नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपके लिए हम आज जो है कि सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो है कि हम ईवीएस जो सेक्शन है उसके लिए जो है कि मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, पहले वाला ईवीएस के लिए। और इसमें जो है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, तो आप जो है कि इन प्रश्नों को जो है कि आप अपनी तैयारी इससे जो है कि भांप सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और मॉक टेस्ट इसी प्रकार से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला? पहला ऑप्शन है ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता बिश्नोई या मेधा पाटेकर। तो जो अब बात की जाए तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो इसमें आंसर सही होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब बात की जाए चिपको आंदोलन की, तो जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव, कौन सा था? रेनी नामक गांव से हुई थी। और जिला कौन था? चमोली जिला था। तो वहां से क्या हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आप ये भी याद रखिएगा। अगली बात की जाए इसमें है अमृता बिश्नोई। अमृता बिश्नोई के बारे में आप भी जो है कि जानकारी रखिए, ये कौन थी? तो ये जो है कि राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। इन्होंने क्या किया था कि ये जो है कि खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी क्या कर दी थी? जान दे दी थी। अगली बात की जाए मेधा पाटेकर की, तो ये पूछा जाए अगर मेधा पाटेकर कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1989 में चला उसकी जो प्रमुख नेता थी ये कौन थी? मेधा पाटेकर। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो पहला प्रश्न ये था। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं, क्या पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए दे रखा है, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। सी वाला कह रहा है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। अगला है कि पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपको प्रश्न ध्यान देने की आवश्यकता इसमें यह है कि ये पूछ रहा है कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। ये गर्दन हिलाने का कारण पूछ रहा है, गर्दन अत्यधिक हिलाने का कारण पूछ रहा है। तो गर्दन अत्यधिक हिलाने का जो कारण है वो ये है कि अधिकांश पक्षियों के जो है कि नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और ये घूम नहीं सकते हैं। जिनकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। जब घूमेंगी नहीं तो जो आसपास की जो वस्तुएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए क्या करेंगे? ये जो है कि अपने नेत्रों को जो है कि घुमाते रहते हैं, गर्दन को हिलाते रहते हैं, अत्यधिक हिलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए जानवरों में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन ए है, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। कौन कौन से जो है जानवरों की बात की गई है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो कह रहा है कि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में जो है कि कौन सी कॉमन विशेषता पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर आप लोग जो है कि अपना देते रहिएगा। तो इसमें जो है कि आंसर कौन सही होगा कि वे अंडे देते हैं। तो ये आंसर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कौवा, कोयल, मैना, उल्लू। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी, तो कौन इसमें जो है कि आंसर सही होगा? तो जो उल्लू होता है ये जो अपनी गर्दन को क्या करता है कि पीछे हद तक काफी हद तक जो है कि पीछे क्या कर सकता है? घुमा सकता है। तो आंसर सही हो जाएगा उल्लू। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए
ये कह रहा है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर और तोता। ये प्रश्न पूछ रहा है कि कुछ पक्षी हैं जो हमारी तुलना में, मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। ये पूछा गया है, सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न पूछे हुए जो है कि हम लेके आए हैं आपके लिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पर्यावरण के जो है कि जो हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन आता है उससे है। तो ये प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? 2015 में पूछा गया है सीटेट में। ये है बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, और डी है विषयानुसार उपागम। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या कह रहा है कि प्रस्तावित नहीं करती है। क्या प्रस्तावित नहीं करती है? तो ये है कि इसमें ऑप्शन जो आपका सही है वो नहीं करती है, वो है सी वाला, तकनीकी शब्दावली। जो हमारी एनसीएफ 2005 है, तकनीकी शब्दावली को क्या करती है कि ये प्रस्तावित नहीं करती है। ये क्या करती है? ये जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसको प्रस्तावित करती है। और आप एक कुछ ट्रिक याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन में। क्या है वो जो है कि ट्रिक होती है, क्या होती है कि अगर आपसे कहीं पे दे दे कि संदर्भ युक्त वातावरण, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। वातावरण प्रदान करना कह दे कि संदर्भ युक्त वातावरण प्रदान कर रहे हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको दे दे कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश जो है कि प्रदान करना, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको करना क्या क्या नहीं है कि जो है कि परिभाषाओं की अगर कहीं पे बात कर दे, शब्दावलियों की बात कर दे, या कह दे कि अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या कर दे, तो ये सब ऑप्शन हमको टिक नहीं करने हैं। रटकर सीखने की प्रवृत्ति कर दे तो ये भी टिक नहीं करना है। तो हमें जहाँ पर संदर्भ युक्त वातावरण या अधिगम की बात करेगा, हमें वो ऑप्शन टिक कर देना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो है कि लास्ट है और इसमें 5वां है। ये कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से अभ्यर्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग अपने हिसाब से टिक करिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डी वाला। क्या है कि जो हमारा एनसीएफ 2005 वो क्या कहता है, वो समावेशी शिक्षा की बात करता है। और समावेशी शिक्षा में क्या है कि चाहे वो मंद बुद्धि के बालक हों, औसत बुद्धि के बालक हों, सृजनशील बालक हों, निर्जन बालक हों, निर्धन बालक हों, उन सभी को हमें एक ही कक्षा में पढ़ाना है, एक समान वातावरण प्रदान करना है। हमें किसी को जो है कि समूहों में विभक्त नहीं करना है, उनको अंकों के अनुसार जो है कि नहीं बांटना है, लड़के लड़कियों के समूहों में विभक्त नहीं करना है। और जैसे कोई भी मंद बुद्धि या उस प्रकार का बालक है, उनको जो है कि अलग नहीं करना है, उनके अंदर हीन भावना जो है कि हमें जागृत नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है? समावेशी शिक्षा की बात करना है। तो सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो आपके लिए, मॉक टेस्ट 1 ईवीएस के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इसी प्रकार से आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।